हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी पार्टिकुलरली फोकस्ड है DOSOL पॉल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज यानी कि 18 मार्च 2021 को पॉल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के जो DOSOL स्टूडेंट्स हैं उनका SEC सब्जेक्ट दैट इज़ योर लॉज योर राइट्स का OB एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस रहा, योर लॉज योर राइट्स का मार्किंग स्कीम क्या रही, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया, साथ ही किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए, किस क्वेश्चन के आंसर को आप किस प्रकार लिख सकते थे, इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली जो क्वेश्चन पेपर है योर लॉज योर राइट्स का उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करने का आपके साथ प्रयास करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें एंड एनालाइज करें कि कैसा रहा योर लॉज योर राइट्स का OBE क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ आने वाले टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी जो क्वेरीज़ हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नोटिफिकेशन भी है कि हमारे चैनल पर आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है, जो भी आपके यूनिट्स हैं, जो भी आपकी डिफरेंट बुक्स हैं, उसके साथ साथ जो उसमें टॉपिक्स हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2K21। सो आप ध्यान रखें कि अप्रैल के सेकेंड वीक से हमारे चैनल पर आपको फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी आपका सिलेबस है, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसका डिस्कशन स्टार्ट होने लगेगा हमारे चैनल पर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2K21 से। सो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आइए एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का OBE क्वेश्चन पेपर योर लॉज योर राइट्स का। सो देखिए, ये है आज का OBE क्वेश्चन पेपर योर लॉज योर राइट्स का, BA ऑनर्स SEC सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस योर लॉज योर राइट्स सेमेस्टर थर्ड का ये एग्जामिनेशन है। इसमें टाइमिंग लिखी हुई है 3 आवर्स, यानी कि आपको एग्जामिनेशन को सॉल्व करने का 3 आवर्स मिला। साथ ही 1 आवर जो एडिशनल आवर है वो आपको मिला क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए एंड जो आपकी शीट्स हैं जो आपने स्कैन करी हैं उनको अपलोडिंग करने के लिए। सो इस प्रकार आपके पास टोटल जो आवर रहे वो रहे 3 + 1 = 4 आवर। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें कि कितना मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन रहा, तो टोटल मार्क्स रहा 75। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहे हैं वो रहे हैं 6, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो थे वो अटैम्प्ट करने थे अपने आंसर शीट के अंदर। सो देखिए इस प्रकार अगर हम 75 से 4 क्वेश्चंस को देखते हैं तो 18.75 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। सो इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपके 75 मार्क्स के बन जाते हैं। इन 6 क्वेश्चंस में से जो आप पे बेस्ट तरीके से आते थे वो आपको अपनी आंसर शीट के अंदर अटेम्प्ट करने थे। और देखिए इसमें एक नोट भी है कि आंसर्स मे बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। यानी कि इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अब ये क्वेश्चन पेपर को हिंदी में सॉल्व किया है तो आपको सारे आंसर ही हिंदी में लिखने चाहिए थे। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में एक आंसर भी सॉल्व किया है तो आपको पूरा पैटर्न ही इंग्लिश में लिखना चाहिए था। सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन द रूल ऑफ लॉ, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये 2019 में 2020 में जो OB एग्जामिनेशन हुआ ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया पर अल्टरनेटिव तरीके से पूछा गया। ठीक है, जैसे कि हमने कल जो आपके साथ वीडियो में डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनको आप जरूर कर जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस रहते हैं आने के।
आई होप आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा एंड आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा, बिकॉज उसमें जो भी हमने बताया था उससे कुछ भी अलग नहीं आया। हमने जो यूनिट्स आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए थे, उनमें से ही आपका ओबी क्वेश्चन पेपर बनकर आया। सो आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हम आने वाली वीडियोज़ अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, आप ज़रूर देखें, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, क्वेश्चन टॉपिक्स को अच्छे से देखें, रिकवर करें एंड सो ऑन। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि डिफाइन द रूल ऑफ लॉ, फुल स्टॉप। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहीं तक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि आपको रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। देन इसी के एडिशनल में है कि एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब देखिए इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते, ठीक है। देन क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसका, ये भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते। तो देखिए अगर हिंदी में कहें, जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि विधि के शासन को परिभाषित करें, भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में विधि के शासन के महत्व का मूल्यांकन करें। तो देखिए आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते थे, जैसे आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करें, उसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। देखिए इसी प्रकार इस आंसर के आप स्टार्टिंग कर सकते थे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। देन ऑरिजिन कहाँ से हुआ है रूल ऑफ लॉ का। देन जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है कि लॉ इज सुप्रीम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट, ठीक है, इनको आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते थोड़ा बहुत। देन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर, उसके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा है, एंड साथ ही जो इसमें रिलेशन रहा है रूल ऑफ लॉ के अंदर एंड जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था इलेबोरेट तरीके से। सो मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत तो इसका आंसर अच्छे से करा होगा जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। देन आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि है क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए इसमें मेन पॉइंट जो है, मेन आइडिया वो है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अगर हम हिंदी में कहें कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनों में हुई परिवर्तनों का विश्लेषण करें। यानी देखिए इसमें कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, ठीक है, जो इसमें लॉज बनाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग उसमें क्या रिसेंटली चेंज करे गए हैं, आपको क्रिटिकली एनालाइज करके इसको एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना था। तो देखिए आप इसकी भी स्टार्टिंग करते इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ। देन इसमें आप बॉडी पार्ट में डिफाइन करते कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है, जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसके अंदर किस किस टाइप के ऑफेंसेस आते हैं, किस किस टाइप के क्राइम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। देन आप इसके क्रिटिकली एनालाइज करते, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करते आप इसको। सो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते थे कि क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या इसके मीनिंग है, क्या इसका पर्पस है, ठीक है, क्या क्या इसमें चेंजेस करे गए हैं, एंड देन क्रिटिकली एनालाइज। सो इस प्रकार आप लिमिटेशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते थे। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी आंसर सीट के अंदर लिख सकते थे। आई होप जिस स्टूडेंट ने भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है उसने इस प्रकार थोड़ा बहुत डिफाइन करा होगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखिए सेम क्वेश्चन है जो रिपीटेड हुआ है DU रेगुलर OB जो हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें अल्टरनेटिव तरीका था अलग कि किस टाइप से पूछा गया, लेकिन ये बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जरूर पूछा गया था। हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, आपको कहा था कि दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एम्पावरमेंट के अंदर। एक तो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड देन नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स, जिसमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आपके एग्जामिनेशन के अंदर 100% पूछा गया। अब देखिए इसकी भी स्टार्टिंग कर सकते थे आप। सबसे पहले हम हिंदी में बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व एवं प्रासंगिकता की व्याख्या करें कि क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सो देखिए स्टार्टिंग करते इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से। देन मीनिंग क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, देन इसका रेलेवेंस और जो इसका इंपॉर्टेंस है, इसको आप एक साथ डिफाइन करते हैं अपने आंसर सीट के अंदर। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। देन एट लास्ट इसमें आप ऐड कर सकते थे एक पॉइंट कंक्लूजन या फिर ओवरऑल रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस। जिन स्टूडेंट्स ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आई होप थोड़ा बहुत तो इन्होंने इस प्रकार लिखा होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो है डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। देखिए जो मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 का जो डिफरेंट प्रोविजंस रहे हैं, जो वेरियस प्रोविजंस रहे हैं, उनको आपको इसके अंदर डिस्कस करना था। देन हाउ फार दीज प्रोविजंस हेल्प प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स ऑफ वर्कर, वर्कर्स के राइट्स को किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करें। ये प्रावधान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में कहाँ तक सक्षम है, इसका क्या रेलेवेंस है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, इलैबोरेट तरीके से डिफाइन करना था। इसमें सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक्सप्लेन करते, देन मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, 1948 में कब बना, ठीक है, किस प्रकार इसका विश्लेषण हुआ, ठीक है, किस प्रकार इसको बनाया गया, इस प्रकार इसकी आप स्टार्टिंग कर सकते थे। ठीक है, देन लास्ट में आप डिफाइन करते कि इसने वर्कर्स के राइट्स को किस प्रकार प्रोटेक्ट करा है। सो इस प्रकार जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करा है, डिफाइन करा है, वो इस प्रकार से लिख सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मनरेगा हमने आपको 100% कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्ट 2005 इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, इसने किस प्रकार हेल्प करा है पेंडेमिक टाइम्स में। ठीक है, ये आपको इसके अंदर इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। ये क्वेश्चन आपको ईजिली गूगल्स पर, ये जो क्वेश्चन आपको गूगल पर मिल जाता, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ईजिली आपको मिल जाता। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरह एक्सप्लेन करा होगा ब्रॉडली तरीके से, बिकॉज इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप सर्च करते हैं तो। सो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को डिफाइन करा है, आई होप उन्होंने ब्रॉडली तरीके से ही एक्सप्लेन करा हो। देन लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो रहा वो रहा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फार द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। देखिए एट्रोसिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। देन शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक्ट है 1989 का, वो है क्या, कैसे वो सक्सीड हुआ है, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, यानी कि भारत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 के प्रावधानों एवं प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ये भी हमने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते थे, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं कि एट्रोसिटीज़ होते क्या हैं। whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribes committees of following atrocities to any member of SC और STs। ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते थे। देन ये एक्ट है क्या, किस बारे में है, कब बनाया गया, ठीक है, कैसे इसका ओरिजिनेट हुआ, ये आप इसके अंदर ऐड करते। देन इसने किस प्रकार दिस एक्ट है सक्सीड इन सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, किस प्रकार इसने सेफ गार्ड की तरह काम करा है SC और STs के लिए। तो देखिए डिफरेंट जो क्या कहते हैं डीप कंसर्न रहा है ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप फॉर देयर अपलिफ्ट। सो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंदर मेन पढ़ा जाता है कि इनिशिएटिव तरीके से टेकन फॉर द SC एंड STs डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करा है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन एंड कोचिंग स्कीम्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे करा है, सोशल एम्पावरमेंट कैसे करा है। देन आप कंक्लूजन इसके अंदर ऐड कर सकते थे। सो इस प्रकार आपको बताना था कि इसने किस प्रकार प्रिवेंट करा है पीपल्स को, SC STs कास्ट को, ठीक है,
क्या क्या बेनिफिट्स प्रदान करे हैं SC ST जो कास्ट हैं उनके लिए, या फिर जो अदर इथिकल बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। सो आप इसके अंदर इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे इलैबोरेट तरीके से। सो स्टूडेंट्स, ये रहा इस प्रकार आपका OBE क्वेश्चन पेपर योर लॉज योर राइट्स का। देखिए, अगर हम मैक्सिमम पेजेस की बात करें कि आप 18.75 मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिख सकते थे, तो देखिए 4 to 6 पेजेस काफ़ी हैं 18.75 मार्क्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड्स लिमिट की बात करें तो देखिए 400 to 600 या फिर 500 to 800 वर्ड्स में आप लिख सकते थे ईजिली। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम किस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे, कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे किसी भी क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।